नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर राजनीतिक विज्ञान विषय में बीए थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है प्रमुख विचारक, उनमें हम बात कर रहे थे जे.एस. मिल के बारे में। देखिए, हमने इससे पूर्व प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, मैकियावेली, जॉन लॉक, इसके अलावा रूसो, बेंथमिन के, इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और आज हम मिल के संबंध में, मिल के प्रतिनिधि शासन के संबंध में विचारों के बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था मिल की स्वतंत्रता की आलोचना। इससे पूर्व हमने मिल की जो स्वतंत्रता के प्रकार व इनकी जीवनी, इनकी पुस्तकों के बारे में भी विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जे.एस. मिल, उस समय की जो प्रतिनिधि शासन संबंधी विशेषताओं के बारे में, इंग्लैंड में जो व्यवस्था है उसमें किस प्रकार के दोष थे और उन दोषों को किस प्रकार से सुधार किया जाए, उन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिल ने कौन सी पुस्तक में प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार व्यक्त किए। तो हम मिल की जो पुस्तक है कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में लिखी गई थी। इसमें इनके प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार दिए गए हैं। देखिए, ये इनकी जो पुस्तक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक में इनका प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार व्यक्त किया गया है और उस समय ये जो इंग्लैंड के शासन तंत्र में जो बुराइयां थी, जो दोष थे, उन सभी के बारे में वर्णन किया गया है कि उनमें किस प्रकार से सुधार किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिनिधि शासन संबंधी, यानी कि जे.एस. मिल का जो प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार था उसके पक्ष में कुछ तर्क देखते हैं कि तर्क कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे परिभाषा के संदर्भ में। देखिए, जे.एस. मिल ने प्रतिनिधि शासन की परिभाषा किस प्रकार से दी। देखिए, इनकी परिभाषा है जिसमें संपूर्ण समाज या उसका अधिकांश भाग, जिसमें संपूर्ण समाज या अधिकांश भाग अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से निश्चित काल के लिए शासन करता हो। इनका कहना है कि संपूर्ण समाज या अधिकांश भाग के माध्यम से जो प्रतिनिधि निर्वाचित होता हो वह एक निश्चित समय के लिए, यानी उसका कार्यकाल एक निश्चित होगा, उससे पूर्व से हटाया नहीं जा सकता। तो निश्चित कार्यकाल के संबंध में कहा, यहाँ पर जो इनकी डेफिनेशन है इसमें हमें 3 तत्व दिखाई देते हैं। प्रतिनिधि शासन संबंधी 3 विशेषता या 3 तत्व हमें दिखाई देते हैं। पहला तत्व हुआ संपूर्ण समाज या अधिकांश भाग समाज का, ये तो 1 नंबर तत्व हुआ। दूसरा निर्वाचित, यानी कि जो भी सदस्य प्रतिनिधि होगा वो किस प्रकार का होगा, निर्वाचित होगा। और तीसरा तत्व होगा निश्चित कार्यकाल, यानी निश्चित काल के लिए निर्वाचित होगा। इसी प्रकार से हमने ये 3 तत्व पढ़े। इसके बाद में हम बात करें जे.एस. मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी जो
तर्क दिए गए हैं उनके संदर्भ में। देखिए, हम पहले तर्क के बारे में हम बात करें तो पहला तर्क है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का श्रेष्ठ विकल्प। देखिए, प्रतिनिधि शासन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। इसमें जनता की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है। जनता राजनीति में सक्रिय होकर भाग लेती है, राजनीति में अधिक से अधिक सक्रिय होती है। इसी कारण इसी लोकतंत्र को क्या कहते हैं? सबसे अच्छा लोकतंत्र। देखिए, स्विट्जरलैंड में भी ये लोकतंत्र वर्तमान में पाया गया है। तो हम इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो प्रतिनिधि शासन संबंधी है वह हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा शासन होगा। हम जे.एस. मिल के संदर्भ में पक्ष में तर्क दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें व्यक्ति और स्वहित का निर्णायक। देखिए, व्यक्ति स्वयं का हितों का निर्णायक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा और बुरा शासन समझता है। वह निर्णय करने की क्षमता रखता है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा प्रतिनिधि होगा और कौन सा व्यक्ति अच्छा प्रतिनिधि नहीं होगा, क्योंकि सब जागरूक होते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, उनमें स्वहित के बारे में जानकारी रहती है कि कौन सा पढ़ा लिखा है, कौन सा अनपढ़ है, कौन सा लाभदायक होगा राष्ट्र के लिए, कौन सा प्रतिनिधि लाभदायक नहीं होगा। इसीलिए स्वहित को देखते हुए व्यक्ति एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यह इसके पक्ष में क्या है? एक तर्क है। देखिए, हम बात करें अगले तर्क के संदर्भ में, जे.एस. मिल के संदर्भ में, तो उन्होंने अनुभव पर आधारित ज्ञान के संदर्भ में कहा। अनुभव पर आधारित ज्ञान। देखिए, अनुभव पर आधारित का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि राष्ट्र का विकास होता है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति अगर शासन करता है उसका ज्ञान उपयोगी करता है, क्योंकि यहाँ पर दिशात्मक व्यवस्था का मिल क्या करता है? समर्थन करता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुभव पर आधारित ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होता है व्यक्ति का। तो यह इसके पक्ष में क्या है? एक तर्क है। राजनीतिक शिक्षा। देखिए, जो मिल का प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार है उसमें अक्सर क्या होता है, व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेता है, और अगर व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेगा तो उसे राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होगी। उसे इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त होगी कि वोट किस प्रकार किया जाता है, मतदाता के लिए क्या योग्यता है, प्रतिनिधि के लिए क्या योग्यता है। इन सभी की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने के कारण उसे एक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि वह राजनीतिक में सक्रिय होने के कारण उसे विस्तृत रूप से उसका राजनीतिक विकास होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मिल का जो प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार था उसमें व्यक्ति का राजनीतिक विकास बहुत अधिक होगा और उसे राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले जो पक्ष में इनके तर्क हैं उनके संदर्भ में, वह तर्क है व्यक्ति का विकास। किसका विकास? व्यक्ति का विकास। देखिए, व्यक्ति का विकास तो होगा ही होगा जब उसे राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि वह सक्रिय रहेगा तो व्यक्ति का विकास होगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क अच्छी तरह कार्य करेगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का विकास, राज्य के जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेता है उसी में व्यक्ति का विकास अधिक से अधिक होता है। तो इसी के पक्ष में हम कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि शासन होगा उसमें व्यक्ति का विकास अच्छा होगा, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा होगा? शासन से जुड़ा होगा। इसी प्रकार से हम बात करें
अगले जो पॉइंट है, व्यक्ति के वक्त में ही राज्य का वक्त। देखिए, मिल का मानना था कि व्यक्ति का विकास होगा वहीं पे राज्य का विकास होगा। अरे जब जब व्यक्ति, जिस राज्य का व्यक्ति अधिक विकास करता है वह राज्य अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है। आपको भी पता है कि जो राज्य अधिक विकास करेगा उसके पीछे कौन होता है? वहाँ के निवासी, वहाँ के नागरिक, वहाँ के व्यक्ति। तो मिल के कथन से हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि व्यक्ति के वक्त में ही राज्य का वक्त छिपा होता है। अर्थात व्यक्ति का जब विकास होगा तभी किसका विकास होगा? राज्य का विकास होगा। देखिए, इस प्रकार से हम इसके पक्ष में कुछ टिप्पणियाँ किए हैं। करने के बाद में हम इनके जो शासन संबंधी विचार हैं उनके संदर्भ में बातें करते हैं। J.S. मिल के मूल जो विचार थे। देखिए, पहली बात करते हैं हम प्रतिनिधि सभा का संगठन और कार्य। बेंथम जिस प्रकार से एकात्मक एक सदन के बारे में कहता था कि एक सदनीय व्यवस्थापिका होनी चाहिए, उसी प्रकार J.S. मिल द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात करता है। किसकी बात करता है? द्विसदनात्मक व्यवस्था की। यानी यहाँ पर संगठन किस प्रकार का होगा? यहाँ पर संसद व्यवस्थापिका का संगठन द्विसदनात्मक होगा, ना कि एक सदनीय। देखिए, द्विसदनीय होने के कारण यहाँ पर एक सदन दूसरे सदन पर नियंत्रण स्थापित करेगा। एक बार की बात है, इनके विचार आने से पूर्व क्या हुआ कि इन्हें लॉर्ड सभा का सदस्य भी बनाया गया था, लेकिन इससे पूर्व ये प्रतिनिधि सभा, कॉमन सभा का इंग्लैंड में चुनाव लड़े थे और वहाँ पे ये चुनाव में बहुत बुरी तरह पराजित हुए। इन्हें विश्वास था जिन लोगों पर उनके भी वोट इनके पास नहीं आए। इसी से प्रभावित होकर के J.S. मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार व्यक्त किए। यहाँ पर इनके विचारों में कहा गया कि जो संसद व्यवस्थापिका होगी वह द्विसदनात्मक होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने कार्य के संदर्भ में कहा कि प्रतिनिधि सभा का प्रमुख कार्य होगा जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना, जनता की सेवा करना। यही उसका कार्य होगा कि वह समाज के लिए एक उपयोगी संस्था के रूप में कार्य करे, शासन को संचालन करे, दूसरी इकाइयों पर नियंत्रण स्थापित करे। यही कार्य किसका है? प्रतिनिधि सभा का। देखिए, इसी संबंध में उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं वो कैसे होने चाहिए? पढ़े लिखे होने चाहिए। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर प्रतिनिधि सभा के संगठन और कार्यों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इनकी चुनाव प्रणाली के बारे में कि यहाँ पर चुनाव प्रणाली किस प्रकार की व्यवस्था के संदर्भ में समर्थन करते हैं। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का ये समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व से सभी लोगों को समान रूप से जनसंख्या के आधार पर अपना अपना प्रतिनिधि मिल जाता है। इसीलिए इनके विचार, इन्होंने खुल के अपने विचार प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार व्यक्त किए कि अनुपातिक
के माध्यम से ही चुनाव किए जाने चाहिए। देखिए, इसी प्रकार हम बात करें मतदाता के लिए शैक्षणिक व संपत्ति संबंधी योग्यता के संबंध में, यानी मतदाता के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यता के संदर्भ में हम बात करें तो मिल ने क्या कहा? मिल ने कहा कि मतदाता कैसा होना चाहिए? मतदाता एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और संपत्तिशाली होना चाहिए। मिल ने यहाँ पर योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पर मतदाता प्रणाली का समर्थन किया। अर्थात इन्होंने जो भारित प्रणाली है, भारित प्रणाली का समर्थन किया। भारित प्रणाली में क्या होता है? जिसके पास अधिक संपत्ति होगी, जिसकी योग्यता अधिक होगी, उसका वोट मूल्य अधिक होगा। जो निर्धन व्यक्ति होगा और जिसकी कम योग्यता होगी, उसका वोट मूल्य क्या होगा? कम होगा। ये किसका मानना है? मिल का मानना है। देखिए, मिल के अनुसार, देखिए मिल की बात करें हम तो मिल के अनुसार सभी लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसके अनुसार? मिल के अनुसार। मिल ने इस बात का समर्थन किया कि लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिया कि यहाँ पर प्रत्येक देश में लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उस भीड़ में कुछ लोग निर्धन पाए जाते हैं तो कुछ लोग अशिक्षित पाए जाते हैं। वह अशिक्षित को पता नहीं रहता कि हमें किस प्रतिनिधि को चुनना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उसी प्रकार से निर्धन व्यक्ति को प्रतिनिधि शासन संबंधी जो चुनाव लड़ते हैं वो खरीद लेते हैं। इसीलिए वो कहता है मिल कि दोनों ही चुनाव इनका मत देने का अधिकार इनके पास नहीं होना चाहिए, इनका मत मूल्य कम होना चाहिए। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मतदाता के लिए शैक्षणिक और संपत्ति संबंधित योग्यता होना भी आवश्यक बताया। किसने? जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल का यह समर्थन था कि शैक्षणिक आधार पर और संपत्ति के आधार पर ही क्या दिया जाए? चुनाव किया जाए, मतदाता वोट देने का अधिकार दिया जाए। देखिए, इसी संबंध में हम जो अगली टॉपिक है सार्वजनिक एवं खुला मतदान। सार्वजनिक एवं खुला मतदान। देखिए, सार्वजनिक और खुला मतदान के बारे में हम बात करें तो इन्होंने क्या हुआ जब ये कॉमन सभा के चुनाव लड़े थे, अभी मैंने आपको पूर्व बताया, तो उस टाइम क्या थी कि गुप्त मतदान प्रणाली थी, यानी कि गुप्त रूप से वोट किया जाता था। तो गुप्त रूप से वोट किया गया। जब ये हार गए तो इन्हें पता नहीं चल पाया कि किसने मेरे को वोट किया और किसने नहीं किया। इसी वजह से इन्होंने सार्वजनिक एवं खुला मतदान की बात कही। इनका मानना था कि जब खुला मतदान होगा तो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से चुना जाएगा।
गुप्त मत प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पैसों से लोग वोट खरीद लेते हैं। इसीलिए इन्होंने गुप्त मतदान प्रणाली का जबरदस्त विरोध किया और इन्होंने कहा कि कैसी मतदान प्रणाली होनी चाहिए, खुला मतदान, यानी खुला हुआ मतदान होना चाहिए। यह पता रहना चाहिए कि कौन किसको मत कर रहा है। कैसे रहेगा? देखिए ऐसे बोर्ड दिखा देते हैं कि देखो तुम्हें ही दे रहा हूँ, तो उससे पता चल जाता है। अब गुप्त मतदान प्रणाली के अनुसार किसको वोट किया है कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मतलब एक ही मतदाता 2-3 प्रतिनिधि के पास जाके बोलता है मैं आपको भी दूंगा, मैं आपको भी दूंगा, सबसे पैसे ले लेता है। इससे क्या होता है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यह किसका मानना है? मिल का मानना है। देखिए हम बात करें आगे बहुल मतदान प्रणाली। यहाँ पर मिल बहुल मतदान प्रणाली है, उसका भी क्या करता है? विरोध करता है, क्योंकि यह बहुसंख्यक के निरंकुश तंत्र से बहुत भयभीत होता है और वह इसका समर्थन नहीं करता, इसका विरोध करता है कि बहुल मतदान नहीं होना चाहिए, आनुपातिक आधार पर होना चाहिए, जिससे कि लोगों को अपने अनुपात के आधार पर अपना प्रतिनिधि मिल सके, प्रतिनिधि सभा में उनका शासन हो सके। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुल मतदान प्रणाली को सही नहीं माना। किसने? जे.एस. मिल ने। देखिए हम आगे बात करते हैं विधि आयोग संबंधी विचार। देखिए विधि आयोग संबंधी विचारों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर मिल के विचार थे कि विधि आयोग प्रतिनिधि सभा का, इनका मानना है कि प्रतिनिधि सभा का कानून बनाने का कार्य नहीं होता, वह तो दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करती है। विधि के लिए एक अलग से विधि निर्माण किया जाए, जिससे कि विधि आयोग द्वारा कानून बनाने पर ही प्रतिनिधि का कार्य होता है, सिर्फ उसे पारित करना, ना कि विधि का निर्माण करना। यह किनका मानना था? जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा का कार्य विधि निर्माण का नहीं है, केवल और केवल विधि को पारित करने का होता है, जबकि विधि का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? विधि आयोग का होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिनिधि सभा का कार्य केवल और केवल कितना है? उसे पारित करना, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में विधि के संबंध में ऐसे विशेषज्ञ नहीं पाए जाते जो कि विधि का निर्माण कर सके। यहाँ पर विधि आयोग के संबंध में मिल ने कहा कि विधि आयोग के सदस्य लोक सेवक, उन्हें ही बनाना चाहिए, लोक सेवकों को, ताकि वह विधि का अच्छा निर्माण कर सके। इसी संदर्भ में उनके विचार प्रस्तुत हुए। और अगले विचारों के बारे में हम बात करें, महिला संबंधी विचार, महिला के संबंध में विचार। देखिए जे.एस. मिल के महिला के संबंध में विचार, इनकी महिला मित्र, इनकी पत्नी से बहुत प्रभावित थे। प्रारंभ में इनकी महिला मित्र रही
और बाद में श्रीमती बन गई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इनके विचार हैं महिला संबंधी, वो अपनी मित्र से प्रभावित होने के कारण उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। हमारी भाषा में, यहाँ पर ये लैटिन भाषा में है, यूनानी भाषा में, और हम बात करें तो द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन कहते हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करें महिला संबंधी विचार इनकी कौन सी पुस्तक में मिलते हैं, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। बल्कि यह प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार किस में मिलते हैं, कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मिलते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें महिला संबंधी विचारों, इन्होंने कहा कि महिला चुनाव में भाग ले सकती है, महिला चुनाव में भाग ले सकती है, महिला वोट कर सकती है, महिला प्रतिनिधि शासन का चुनाव लड़ सकती है। ये सभी इनके विचार थे। जबकि बेंथम ने महिला के मतदान में भाग लेने का विरोध किया था। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो सोच है वो महिलाओं के प्रति सम्मानीय है। तो हम इस प्रकार से आज हमने पढ़ा J.S. मिल का प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार। देखिए हमने कंप्लीट क्या क्या पढ़ा आज प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों में। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिनिधि शासन संबंधी पुस्तक कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में लिखी गई। हमने इसके बाद में पढ़ा J.S. मिल की जो परिभाषा है उसमें 3 तत्व निकल के आते हैं उनके बारे में। फिर हमने इसके पक्ष में तर्क दिया, किसके, शासन संबंधी प्रतिनिधि शासन संबंधी मिल के जो विचार थे उनके पक्ष में तर्क दिया। उनके पक्ष में तर्क देने के बाद में हमने शासन संबंधी जो भी विचार थे उनके बारे में विस्तार से विचार किया। इसी प्रकार से हमारी यहाँ पर मिल का जो विचार थे लगभग सभी समाप्त हो गए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रमुख विचार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।